नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि भूया शर्मा। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, असम में भी हर राजनीतिक पार्टी जोर आजमाइश में जुट गई है। पूरे पूर्वोत्तर में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से 22 सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ भाजपा चुनाव में उतरने जा रही है। इनमें सबसे अधिक सीटें असम में हैं, यानी 14 सीटें असम में हैं, जिनमें से कम 12 सीटों पर पार्टी की नजर है। भाजपा इस लक्ष्य के साथ रणनीति बनाते हुए आगे भी बढ़ रही है। वही अगर बात हम कांग्रेस की करें तो रणनीति बनाने में कांग्रेस भी जरूर माहिर है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी मतभेद समीकरण बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। पार्टी के नेताओं का ही भरोसा पार्टी पर से उठता दिख रहा है। हाल ही में 2 नेताओं के इस्तीफे और उनके भाजपा में ज्वाइन करने से कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका भी लगा है। यहां तक कि कांग्रेस का अपनी गठबंधन पार्टियों के साथ कितना अच्छा तालमेल है, यह भी सवालों के घेरे में है। कई राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर भाजपा को उखाड़ फेंकने का दम तो भर रही है, लेकिन जो स्थिति देश में विपक्षी गठबंधन की है, वह प्रदेश में विरोधी ऐक्य मंच की नजर आती है। सीधे सहज भाषा में कहे तो सीटों के बंटवारे को लेकर यहां भी हाय तौबा मची हुई है। गठबंधन की हर पार्टी साथ तो नजर आ रही है, लेकिन सबकी अपनी अपनी मांगे कहीं चुनावी समीकरण ना बिगाड़ दे, ऐसी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में एआईयूडीएफ ने भी विपक्षी गठबंधन में शामिल होने की तमाम कोशिशें की, लेकिन कांग्रेस के विरोध की वजह से गठबंधन में नहीं आ पाई और असम की 3 सीटें यानी धुबरी, नौगांव और करीमगंज जीतकर गठबंधन को गिफ्ट करने की बात कर रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस एआईयूडीएफ के साथ पिछले चुनाव में गठबंधन की वजह से हार का गम नहीं भूल पाई है और अब कई राजनीतिक पार्टियों को साथ लेकर बनते बिगड़ते समीकरण से गुजर रही है, तो वही एआईयूडीएफ भी कह रही है कि भाजपा को सत्ता से हटाना है तो विपक्षी पार्टियों का एक साथ आना जरूरी है। इस तमाम उथल पुथल के बीच इस बार का लोकसभा चुनाव क्या रूप लेगा? क्या विरोधी ऐक्य मंच का आपस में विरोध उन्हें भारी पड़ेगा और भाजपा को इसका क्या फायदा होगा? क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारी? इन विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है भाजपा प्रवक्ता प्रमोद स्वामी, कांग्रेस की प्रवक्ता हैप्पी गोगोई, एआईयूडीएफ से प्रवक्ता है हसीना अहमद और वरिष्ठ पत्रकार एन अर्जुन भी हमसे जुड़ रहे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी अपने तमाम पैनलिस्ट का और शुरुआत मैं करना चाहूँगी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। सबसे पहले मैं जुड़ूंगी प्रमोद स्वामी से। जी प्रमोद स्वामी जी, लोकसभा सीट को लेकर जिस तरह से भाजपा कितनी आश्वस्त है, ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि पूर्वोत्तर में 25 सीटें हैं और भाजपा की नज़र जो है वो 22 सीटों पर है। असम में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 14 सीटें हैं। ऐसे में 12 से 13 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी ताकि पूर्वोत्तर पे पैठ जमा सके। क्या कुछ कहेंगे, कितनी आश्वस्त है पार्टी और क्या तैयारी है? नहीं, बिल्कुल। पूर्वोत्तर पे पूरा प्रदर्शन जो है हमारा इस बार काफ़ी बेहतर होगा और आसाम में जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय कह भी रहे हैं कि 14 में से 11 या 12 सीटें जो हैं हम जीतने में सक्षम होंगे और पूर्वोत्तर में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट हम दिखाने में सक्षम होंगे। और उसकी वजह ये है कि अभी जो पूर्वोत्तर का जो विकास जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हुआ है और जिस तरह से आज फंड की कोई कमी नहीं है। अभी गडकरी जी आए थे तो कितनी योजनाओं का उन्होंने फाउंडेशन भी रखा और कितनी योजनाएं उन्होंने घोषणा भी की और गडकरी जी को माना जाता है कि वो जो भी घोषणा करते हैं उसको धरातल में इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। और डेवलपमेंट जो पूरे नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, ये अगर हम फंड भी देखें तो 13 फाइनेंस कमीशन में जो फंड अलॉटमेंट किया था करीब 87,000 करीब अलॉटमेंट किया था यूपीए की सरकार ने और 14 फाइनेंस कमीशन में वो फंड 3 लाख से भी 3 लाख करोड़ से भी ऊपर चला गया। तो ये 240% करीब उसमें इंक्रीजमेंट हुआ। तो ये दर्शाता है कि जो नॉर्थ ईस्ट की जो है वो पहचान बदली है। एक समय में नॉर्थ ईस्ट जो है उग्रवादी गतिविधियों, बंद, ब्लॉकेड, धरना प्रदर्शन, आंदोलन, इस तरह से नॉर्थ ईस्ट की पहचान जो है वो देश के नॉर्थ ईस्ट के बाहर इस तरह से देश की नॉर्थ ईस्ट की पहचान होती थी। लेकिन आज हम उग्रवाद, धरना प्रदर्शन, रोड ब्लॉकेट को पीछे छोड़ करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज नॉर्थ ईस्ट जो है वो विकास के पथ पर अग्रसर हो चुका है और नॉर्थ ईस्ट भारत की विकास यात्रा का नया इंजन बना है।
तो नॉर्थ ईस्ट का जो डेवलपमेंट है वो हम सब देख रहे हैं। उग्रवाद, धरना प्रदर्शन, अब रोड ब्लॉकेड, एक समय इस तरह से ही नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की गतिविधियों का बोलबाला था। लेकिन आज उग्रवादी गतिविधियों में भी कमी आई है, लोग नेशनल मेन स्ट्रीम में आए हैं और डेवलपमेंट के ऊपर में आज जो है केंद्र सरकार ने जोर दिया है और राज्य सरकारें भी जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके नॉर्थ ईस्ट का जो डेवलपमेंट हो रहा है। और तो ये अभी अभी हमारे पास नीति भी है, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की नीति है, नेतृत्व है। आज मोदी जी का शक्तिशाली नेतृत्व है, आसाम में डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी का शक्तिशाली नेतृत्व है। तो इस नेतृत्व से भी हम काफी आस्थावान हैं कि नीति, नेतृत्व और नियत, ये तीनों हमारी अच्छी है। और नीति, नेतृत्व और नियत जब किसी भी पार्टी की सकारात्मक हो तो जनता का समर्थन मिलना उसे स्वाभाविक होता है। तो आप देखिए हर चुनाव में जो है जनता जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में मतदान करती आ रही है। जी ठीक है, हैप्पी गोगोई जी का मैं रुख करती हूँ। विकास, जिस तरह प्रमोद स्वामी जी ने कहा, विकास के दावों के साथ बढ़ रही है भाजपा, कई सीटों पर जीत का दावा भी कर रही है। कांग्रेस की क्या रणनीति है, किस तरह से लोकसभा चुनाव को देख रही है? और जिस तरह मैं बता रही हूँ कि पूर्वोत्तर में 25 सीटें हैं और भाजपा की नज़र 22 सीटों पर है, राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस की क्या सोच है? थैंक यू रश्मि जी। दर्शकों सभी को दीपावली की शुभकामनाएं और आने वाले गोवर्धन पूजा के लिए भी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हम लोग का जो इंडिया अलायंस है, हम लोगों ने अपना रणडंका, हम लोगों ने जो बिगुल है वो बिगुल हम लोगों ने बजा दिया है। अभी हम लोग जैसे करना है ऑल ओवर इंडिया। अभी आपको पता ही है कि 5 राज्यों में इलेक्शंस और 3 राज्यों में और इलेक्शंस होने हैं। इलेक्शंस ख़त्म होते ही 3 दिसंबर को आप लोग को पता चल जाएगा कि स्थिति क्या है, कैसा चल रहा है। और जहां आपको रणनीति के लिए आप पूछ रहे हैं, तो रणनीति हम लोग का बहुत बढ़िया है। हम लोग का जैसे अभी असम में भी अगर हम लोग देखेंगे, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है हम लोग के, जो लोकसभा के लिए जो हम लोग का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा कि भाजपा के सरकार के लिए उन लोगों ने अभी जो 9 साल में जो किया, जो भ्रष्टाचार किया है, जो मिनिमम उन्होंने दावा कर रहे कि इन्होंने अच्छा किया, अच्छा काम किया है, तो उसको लेके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो सारा हम लोगों ने हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट के हिसाब से हम लोग उसके हिसाब से वी विल प्रोजेक्ट इट, और उसके हिसाब से हम लोग जैसे रणनीति बनाएंगे आगे हम लोग को कैसे करना है इलेक्शन के लिए, वो हम लोग प्रिपेयर रहेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम मैं प्रमोद जी को ज़रूर पूछना चाहूँगी, जैसे प्रमोद जी ने बोला है कि बहुत सारा काम किया है नॉर्थ ईस्ट के लिए भाजपा सरकार ने। मुझे बस ज़्यादा नहीं जानना है, अगर 5 मुझे डेवलपमेंट जो भी 5 काम मुझे वो गिना दीजिए, जो नॉर्थ ईस्ट में हो या आसाम में, कोई ऐसा 5 गिना दीजिए जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ प्रमोद जी बहुत सही बोल रहे, सच्ची में आसाम में बहुत उन्नति हुआ है, और हम भी उसके साथ तालियां बजाएंगे, बोलेंगे कि हाँ आसाम के लिए सच्ची भाजपा सरकार ने बहुत किया है। तो इसलिए मुझे ये 5 जो डेवलपमेंट है वो बता दीजिए। और रहे हम लोग की कांग्रेस की, हम लोग बहुत स्ट्रांग में आएंगे, और जहाँ आपको बात होती है कि अलायंस टिकेगी नहीं टिकेगी, वो तो आप लोग को पता चल ही जाएगा, बिकॉज इट कैन बी वन ऑफ आवर टैक्टिक्स फॉर द कमिंग लोकसभा इलेक्शंस। सो हम लोग अपना रणनीति तो ऑब्वियसली करते रहेंगे। ठीक है हैप्पी जी, मैं प्रमोद जी का काउंटर ले लेती हूँ। क्या कहना चाहेंगे? हैप्पी जी कुछ सवाल उठा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रमोद जी? देखिए, सबसे बड़ी बात जो होती है कि किसी भी देश के और प्रदेश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, आज इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये आंकड़े खुद अपने आप में इस बात की गवाह देते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो कांग्रेस की क्या सोच थी, वो जरा मैं हैप्पी गोगोई जी को बता देना चाहता हूँ कि जब AK एंथोनी जब रक्षा मंत्री थे और बॉर्डर के ऊपर में जो रोड वगैरह बनाने की, ब्रिज वगैरह बनाने की जब बात चलती थी, तो AK एंथोनी साहब ने लोकसभा में ये बयान दिया था कि हम जो रोड साइड में हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करेंगे। इसलिए मजबूत नहीं करेंगे कि अगर हम रोड साइड में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं तो उसका फायदा चाइना उठाएगा। ये एक समय देश का माइंडसेट था। लेकिन परिस्थिति बदली, नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो आप देखिए जो बॉर्डर साइड में है वहां हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है। आज वहाँ रोड है, सड़कें हैं, ब्रिज है, ये सब टनल है, ये सब जो बने हैं, उससे क्या हो गया कि एक जो एक स्ट्रेटेजिकल जो स्ट्रेटेजी होती है
उससे आवागमन में तो सुविधा हुई है, लेकिन आज अगर हमारी आर्मी अगर युद्ध की स्थिति हो जाए देश में, तो आज हमारी जो आर्मी है, हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं, वो भी बहुत कम समय में मूवमेंट कर सकते हैं। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। आज डेवलपमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही डेवलपमेंट होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, विकास हो रहा है, फंड भी पहले की तुलना में काफी हुए हैं। अभी गडकरी जी आए, अभी कई फाउंडेशन स्टोन्स उन्होंने उस टाइम में रखे हैं। इसके अलावा भी कई योजनाएं हैं जिसका अनाउंसमेंट भी हुआ है। विकास तो धरातल पे दिख रहा है। अब अगर किसी को मोतियाबिंद हो गया और उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर मैं क्या उनके बारे में मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? जी ठीक है प्रमोद जी। हैप्पी गोगोई जी, बस एक 30 सेकंड्स लूंगी। तो एक बात बताइए, बहुत बढ़िया प्रमोद जी बोल रहे हैं विकास हो रहा है, प्रमोद जी बोल रहे हैं रास्ता ठीक हो रहा है। रास्ता कौन सा रास्ता ठीक हो रहा है? अभी आप, मैं ज़्यादा कुछ बोलूंगी, लेट्स बी प्रैक्टिकल। आप गुवाहाटी से आप एक अपना व्हीकल लीजिए और आप डिब्रूगढ़ तक जाइए, कितना रास्ता हाईवे में बना है वो आप देख लीजिए, पहली बात। सेकेंड बात, रास्ता बना रहे भाई, कौन सा रास्ता बना रहे हैं? 140 करोड़ का लोन ले लिया सरकार ने। 140 करोड़ 1.40 करोड़ क्या ये आपका लाख करोड़ जो लोन लिया है वो क्या रास्ता बनाने के लिए किया है? बाकी और कुछ होना नहीं चाहिए। मतलब लोग भूख मंगे हो जाए स्मार्ट सिटी के नाम पे। इनफैक्ट 10 सिटीज में भी हमारा आसाम का नाम नहीं है, स्मार्ट सिटी नहीं हुआ। 1 घंटे फ्लड, बारिश होने से फ्लड हो जाती है, डूब जाता है, लोग नावों में तैर रहे हैं, विकास की बात हम कर रहे हैं। ये है विकास आप लोगों विकास का। की बात कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। मैं इनका भी, जो हसीना अहमद हमारे साथ है एआईडीएफ प्रवक्ता, उनका भी तो थोड़ा प्रतिक्रिया ले लूं। एआईडीएफ का क्या स्टैंड है? बार बार विपक्षी गठबंधन के साथ जुड़ने की कोशिश की एआईडीएफ ने, लेकिन बार बार नकार दिया गया। अब क्या स्टैंड है लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, पहली बात यह है कि एआईडीएफ हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट धुबरी सांसद हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि हम असम में 3 सीटों में हम लड़ेंगे। और उस हिसाब से हमारे एकदम पार्टी के साधारण जनरल मेंबर से लेके एकदम पार्टी सुप्रीमो अजमल साहब पूरा फील्ड में है। और धुबरी, नौगांव और करीमगंज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने फील्ड पे काम कर रहे हैं। और लोगों के साथ जिस तरीके से हमारा एक बातें हुए और काम जिस तरीके से हो रहा है, हमारा ये विश्वास है और आस्था है कि लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। और पहले जितने वोटों से धुबरी पे हमारे एमपी अजमल साहब ने जीता था, उससे बहुत ज़्यादा वोट मिलेंगे इस बार। और अब देखेंगे अगर करीमगंज में और नौगांव में, वहाँ पे भी हमारा बहुत अच्छा है फील्ड, वहाँ पे काम भी हो रहा है। देखिए, अगर गठबंधन की बात करेंगे, आप पहले भी हमने बात पहले हुआ था, लेकिन जब उन लोगों ने बोला कि हम 12 पार्टी लेके ऐसे गठबंधन जो बनाया इंडिया गठबंधन में, आसाम में स्पेशली 12 पार्टीज मिल के जो लड़ाई लड़ेंगे वो लोग, लेकिन इन लोगों का अब अगर देखेंगे पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजी जैसे होना चाहिए था, ऐसा है नहीं बिल्कुल। अभी हमने पहले भी 3 सीटों में ऐसे लोकसभा में हमने जीता और इस बार भी हम जीतेंगे, वो हम श्योर है। और हमारा जो स्ट्रेटेजी है जी आप, मैं बात कर रही थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन की आप कोशिशें कर रहे थे, लेकिन हुआ नहीं। आपने भी सही कहा कि कोशिश की ज़रूर थी, लेकिन वो नाकाम रही। लेकिन अब आप लोग का स्टैंड क्या है? क्या आप अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं या फिर किसी और पार्टी के साथ? जिस तरह कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया, कई पार्टियों के साथ किया है, तो एआईडीएफ का क्या स्टैंड है? क्या वो भी गठबंधन किसी पार्टी के साथ करने वाली है या अकेले इस बार चुनावी मैदान? नहीं, फिलहाल अभी तक तो अकेले लड़ना ही हमारा, ऑलरेडी हमारे पार्टी सुप्रीमो अजमल साहब ने बोल ही दिया कि हम अकेले लड़ेंगे और हम जीतेंगे। 3 सीटों में ही हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह 3 सीटों में हम जीतेंगे। जी जी, एक ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद चर्चा को जारी रखते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन निराला भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। ब्रेक में पहले चल लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की और साथ में ही बनते बिगड़ते समीकरण की। तमाम जो पैनलिस्ट हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। मैं रुक करूंगी प्रमोद स्वामी जी का। प्रमोद स्वामी जी, भूपेन बोरा ने कुछ समय पहले एक बयान दिया था। वो बयान था कि 2024 में भाजपा में भूकंप नहीं, प्रलय आएगा। और कई दलों के साथ गठबंधन किया। 2024 के चुनाव जीतने का प्लान लेकर विरोधी ऐक्य मंच आगे बढ़ा है। तो आप जो ये चुनौती भूपेन बोरा ने दिया है,
इस चुनौती को कैसे देखते हैं? देखिए, अब कोई भी जो लीडर होता है, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन एक लीडर की जो क्रेडिबिलिटी जो होती है वो इस बात से होती है, जैसे कि अगर कोई एक क्रिकेट टीम है, उसका अगर कैप्टन है, वो अगर 0 रन मारता है तो उसके पूरी टीम का मनोबल गिर जाता है। वहीं वो अगर फ्रंट से लीड करके अगर वो सेंचुरी मारता है तो पूरी टीम जो है उसका मॉरल बूस्टअप हो जाता है। तो भूपेंद्र बोरा कांग्रेस के अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन भूपेंद्र बोरा ने उनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें निर्वाचन लड़ने का, तो वो पिछला चुनाव वो खुद ही एमएलए का चुनाव नहीं लड़ पाए। एक बार तेजपुर से एमपी का चुनाव लड़ा, वो चुनाव भी वो नहीं जीत पाए। तो जो लीडर अगर अपनी कंस्टिट्यूंसी में अपनी सीट को सेफ नहीं कर सकता, वो लीडर नेतृत्व दे करके और लोगों को जिता करके लेके कैसे आएगा, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। जैसे आज आसाम में डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनको जालुकबाड़ी सीट पे उनको कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। वो जालुकबाड़ी में अगर नहीं भी जाएं तो वहां वो भारी मतों से वहां जीतते हैं। तो भूपेंद्र बोरा वैसी शख्सियत अपनी देश आसाम में बना नहीं पाए कि वो उनकी अभी तो मेरे को लगता है कि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन है, मैं तो ये भी मेरे को तो डाउट है, अभी हैप्पी गोगोई क्लियर करेंगी कि वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से आने वाले समय में क्लियर जरूर करेंगे जी। फाइट करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, एक लीडर की क्रेडिबिलिटी जो है उसको जनता का कितना समर्थन है उसके आधार पे उस लीडर की क्रेडिबिलिटी बनती है। तो वहां तो भूपेंद्र बोरा कोई प्रदर्शन कर नहीं पाए। दूसरी बात, जो लीडर लव जिहाद जैसे मामले के ऊपर में जब पत्रकार उनसे प्रश्न करते हैं तो वो लव जिहाद की जो तुलना वो कृष्ण और रुक्मणी के प्रेम से कर देते हैं। तो ऐसे लीडर के ऊपर में आप क्या बातें की जाए, ये मैं नहीं समझता कि उस पर ज्यादा भूपेंद्र बोरा को तवज्जो देने की जरूरत है। आसाम की जो जनता है वो डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी का काम देख रही है, मोदी जी का काम देख रही है, और काम बोलता है। आज कांग्रेस के प्रतिनिधि जितना भी बोलें कि काम नहीं हुआ, आज आप गुवाहाटी की सड़कों पे आप निकल जाए, चारों तरफ ब्रिज बन रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं, फुटवेयर बने हैं। तो ये सारे तो ये जो डेवलपमेंट क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा। पहले तो ये ऐसी अवस्था नहीं थी, अब तो चारों तरफ ब्रिज बन रहे हैं। अब कहाँ का नाम गिनाए हम? आप जाकर के एक बार गुवाहाटी शहर में निकलिए, आपको दिखाई देगा। आप कोई अगर देखते हुए भी अगर अनजान बनना चाहता है तो फिर उसके ऊपर में तो कोई कहा नहीं जा सकता, कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जनता को जब भी मौका मिलता है तो जनता अपने जनादेश के द्वारा अपनी भावनाओं को प्रकट करती है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के अपनी बात खत्म करूंगा। साल 1.5 साल पहले गुवाहाटी में म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव हुए थे, जहां 60 सीटें हैं। 60 सीटों पे कांग्रेस ने कैंडिडेट दिए, लेकिन एक सीट पर भी कांग्रेस का कैंडिडेट गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, इतनी बड़ी पुरानी पार्टी होने के बाद में एक सीट पर भी एक भी कैंडिडेट आप जिता नहीं पाए। तो ये तो धरातल में आपकी स्थिति है। गुवाहाटी जैसे मेट्रो सिटी में आप अगर 60 वार्डों में एक वार्ड में भी अगर आपकी पार्टी नहीं जीत पाती है और उसके बाद में भी आप बोलते हैं कि हमको जनता का समर्थन है, तो भाई ये कैसा समर्थन है मेरे को तो समझ में नहीं आता। जरा हैप्पी गोगोई इसको स्पष्ट कर सकती हैं। जी, हैप्पी गोगोई का मैं रुक करती हूँ। मैंने कहा जैसे प्रमोद स्वामी जी को मैंने कहा कि भूपेंद्र बोरा का वो बयान, मैंने उनको बताया कि वो कह रहे थे कि प्रलय आएगा इस बार, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, कांग्रेस के खुद प्रमुख नेता छोड़ के चले गए पार्टी, ये कहते हुए कि पार्टी में से वे असंतुष्ट है। परिवारवाद का भी उन्होंने आरोप लगाया। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले जो एक पहला पॉइंट जो प्रमोद जी ने बोला, बहुत बढ़िया बोला कि लीडर तो लीडर की तरह ही होना चाहिए। तो मेरा पहला सवाल ये है उनके लिए कि जब भाजपा सरकार सेकेंड टाइम जीता है, पहली बार हम लोग का सीएम कौन था? सर्बानंद सोनोवाल जी थे, राइट? तो भाजपा सरकार इतना जब अच्छा कर रहे थे तो ऐसा क्या हो गया कि सर्बानंद सोनोवाल हटकर सीएम अगला कौन बन गया? कांग्रेस से जाके बीजेपी में घुसने वाला कौन आ गया? हेमंत बिश्व शर्मा। ऐसा क्या हो गया बीजेपी में जो सर्बानंद सोनोवाल को हटा के हमारे नेक्स्ट मुख्यमंत्री आपको हेमंत बिश्व शर्मा को देना पड़ा? पहली बात। सेकेंडली, जो बोला है, जो टिप्पणी वगैरह करते हैं भूपेंद्र बोरा बोल रहे हैं प्रमोद जी, तो टिप्पणी के लिए तो मैं ये जरूर बोलूंगी, अब तो ऐसा हालत हो गया है कि असम के लड़के मामा जी को पूछते, मामा हमारे लिए गर्लफ्रेंड कब लाओगे, मामा हमको बाइक कब दोगे, मामा हमें ये कब दोगे। तो सीएम का ये इतना बढ़िया लव है, अफेक्शन है, रेस्पेक्ट है, वो लोगों को दिख रहा है कि स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं मामा जी को, मामा हमें गर्लफ्रेंड कब दोगे। ये है एक रेस्पेक्ट और ये एक मतलब जो मामा के लिए लव है वो सबको दिखाई देता है। थर्डली, उन्होंने बोला
कि भूपेंद्र बोरा ने ये बोला। एक बात बताइए, लीडर का जॉब होता है कि लीडर पहले अपने सैनिक जो है सैनिकों को पहले आगे भेजे, उसके बाद लीडर आए। ऐसा लीडर नहीं होता जो पहले झपट्टा मार के पूरा दबोच ले, खाना खा ले और अगले बंदों को देगा ही नहीं, जो ये भाजपा सरकार में दिखाई देता है हमें। हमारा लीडर जो भूपेंद्र बोरा जी है वो चाहते हैं कि पहले आगे लोग बढ़े, वो पीछे पीछे आके उनके साथ हम लोग के समर्थन है कि ऐसा नहीं है कि किसी और की तरह पूरा खाना ही खा ले और उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी थोड़ी सी रिएक्शंस ले लेते हैं हम। अर्जुन निराला जी हमसे जुड़े हुए हैं। जी अर्जुन जी, कितना दिलचस्प लग रहा है आपको लोकसभा चुनाव जो है? भाजपा तैयार है तो कांग्रेस भी तैयार है, कई पार्टियों को साथ लेकर तैयार है कांग्रेस, लेकिन उसी के बीच जो बनते बिगड़ते समीकरण, क्या कहेंगे? जी निराला जी, क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? ऑडियो नहीं आ रहा है हम तक। निराला जी से मैं फिर से जुड़ूंगी, लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो लोकसभा चुनाव कैसा रूप लेगा इस बार? बनते बिगड़ते समीकरण दिख रहे हैं। भाजपा तैयार है, कांग्रेस तैयार है, एआईयूडीएफ तैयार है, लेकिन उसी बीच बनते बिगड़ते समीकरण की हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन निराला। अर्जुन निराला, आपको क्या लग रहा है इस बार का कितना दिलचस्प होगा लोकसभा चुनाव? भाजपा की एक तरफ तैयारियां आप देख रहे हैं, वहीं कांग्रेस में जिस तरह का एक बनता बिगड़ता समीकरण नजर आ रहा है, कई पार्टियों को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो समीकरण है वो कुछ मेल नहीं खा रहे हैं। एआईयूडीएफ की भी स्थिति यह है कि गठबंधन से जुड़ना चाहती है, लेकिन एआईयूडीएफ से परहेज है कांग्रेस को। देखिए, इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो पूरे देश में एक अलग तरह का चुनाव होने जा रहा है, और उसमें असम भी अछूता नहीं है, पूरा पूर्वोत्तर अछूता नहीं है। अभी हमने मिजोरम का चुनाव देखा, वो भी अगर देखेंगे मिजोरम के चुनाव को, एक अलग धरातल पर अलग तरह का एक चुनाव था ये। जहां तक मैं असम को समझता हूं और जानता हूं कि इस बार जो असम में होने जा रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ है लोकसभा में। कुछ दल इस तरह से बिखर जाएंगे कि जिसने कभी कल्पना नहीं की होगी असम में। क्योंकि आप एक चीज जान लीजिए कि जो कांग्रेस है या जो जिन लोगों की जो गठबंधन है, उसके जो आपस के जो मतभेद है, ये उन्हीं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत का कारण बनेंगे। ये जो आपस तालमेल नहीं है, गठजोड़ करना एक अलग बात है, लेकिन राजनीतिक जो हित है वो हित सभी पार्टियों के एक बराबर नहीं है। इस चीज को जानने की कोशिश कीजिए, खासतौर से असम को लेकर। असम हमेशा जिस तरह से आप 14 के चुनाव देख लीजिए लोकसभा के, उसके बाद 19 के चुनाव देख लीजिए, किस तरह परिवर्तन आ रहा है, किस तरह से जो असम कांग्रेस की जो स्थिति थी वो कांग्रेस की आज स्थिति क्यों हुई, एआईयूडीएफ की स्थिति क्यों ऐसी हो रही है। क्या कांग्रेस, ये जो अभी समीकरण जो बन रहे हैं असम के अंदर, अगर कांग्रेस ने राज्यसभा का चुनाव आप देखिए, असम के राज्यसभा का चुनाव, आपको याद होगा कि एक सीट पे बीजेपी जीत रही थी, जबकि दूसरी सीट पे कहीं कोई बहुत बीजेपी के जीतने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं उनको समझने में देरी कर दी। लगातार कांग्रेस इस बात को लेकर के परेशानी में है। कांग्रेस जो कि सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे बड़े दल है, और पूरे देश में जिसका एक छत्र राज रहा हो, जिसकी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही हो, राजीव गांधी रहे हो, उसकी स्थिति आज ऐसी क्यों हुई है? क्योंकि बीजेपी ने अपना रणनीति जो है पूर्वोत्तर को लेकर के बदला है। इस चीज को आप देखने की कोशिश कीजिए। मैं ये केवल इतना जानता हूं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से राज्यसभा का चुनाव बीजेपी दोनों सीट लेके गई, और उसी स्थिति में बीजेपी पुनः कांग्रेस को जिस तरह से नुकसान पहुंचा रही है, पिछले दिनों जो कांग्रेस के जो नेता छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, आप ये देखिए चुनाव आते आते और उथल पुथल मचेगी। और इसलिए मुझे लगता है कि लोग अब
बिल्कुल जागरूक हो चुके हैं। लोगों को धर्म से, मतदाता जागरूक हो चुके हैं, जाति जी। को बहुत ज़्यादा वो नहीं है। लोगों को विकास चाहिए, वहाँ जो युवा है उसको नौकरी चाहिए, वहाँ की गृहिणियों को एक अच्छा जो परिवार चलाने का जो एक मादा है वो चाहिए। धर्म, जाति, अब वो चीज़ें पूरे देश में, मैं तो केवल असम की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो पूरे उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ। हर जगह आप देखिए कि किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं और विकास, नौकरी और डेवलपमेंट ये इशू होने जा रहे हैं। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या हम अब तक चल रहे थे, हमारा एक छत्र राज था, वो चीज़ें अब खत्म हो गई हैं। युवा जाग चुका है, नई तरह की विचारधाराएं आ रही हैं और युवा अपने आप को परिवर्तन कर रहा है। उसीलिए जो राजनीतिक दल असम में खास तौर से कांग्रेस, जिसका कि एक इतना बड़ा इतिहास है, उसको अपनी रणनीति में बदलाव लाना होगा और एआईयूडीएफ को जो है वो सोचना होगा कि क्या इस तरह से टिप्पणी करके कुछ लोगों को खुश करने के उसमें क्या अपना बड़ा हिस्सा खो देंगे। जी ठीक है, ठीक है। हसीना अहमद जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, एआईएडीएफ की प्रवक्ता है, उनसे मैं जान लेती हूँ रिएक्शन वो क्या कहेंगी। निराला जी, आपने जो बातें कही है, हसीना जी से मैं जानती हूँ कि वो क्या कहना चाहेंगे, और साथ में ही कांग्रेस में जिस तरह के बनते बिगड़ते समीकरण थे उस पर भी वो कुछ रिएक्शन देना चाह रही थी, तो उनसे जानना चाहती हूँ। जी देखिए, पहले बात तो यह है कि जब एक पार्टी में वर्कर्स लोगों ने काम करते हैं, सब लोग बहुत सीरियसली काम करते हैं, और उस टाइम में जब वो दूसरे पार्टी में जाते हैं ना, वो पार्टी बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि हमारे एक वर्कर या कोई जो भी लीडर है अलग पार्टी में जा रहे हैं, मतलब हमारे पार्टीज में कुछ प्रॉब्लम है। हमने देखा लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ कि जब हिमंत बिश्व शर्मा जी ने कांग्रेस से बीजेपी में गया था, उस टाइम में भी कांग्रेस ने ये बात बहुत लाइटली लिए थे, और हंसने वाली बात ऐसे उस हिसाब से वो लोग ले रहे थे। लेकिन हमें एज ए लीडर जो भी पार्टीज़ हो, ये बात बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि उन्होंने वहाँ जाके जब सीएम बनता है, मतलब उनके पास एक क्वालिटी है। तो इस हिसाब से अभी भी हम जो देख रहे हैं कि कांग्रेस से बहुत लोगों ने बीजेपी पार्टी में जा रहे, ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब इससे ये पता चलता है कि सामने इलेक्शन है और उन लोगों ने हमें एआईएडीएफ ने भी, हमारे पार्टी ने भी उनसे गठबंधन के उस टाइम पे बात किए थे। हमारा टारगेट यही था कि बीजेपी को हराना है, लेकिन इनका जो मुद्दा है, इनका जो बातें हैं कांग्रेस पार्टी का, उनका पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजी जैसे होना चाहिए था ऐसा है नहीं। अभी देखिए, हमारे पार्टी को जब अलग तरीके से रखा हमने, ठीक है, हम पहले भी 3 सीटों में जीत के आए थे, तो हमारा एक रिकॉर्ड है ऑलरेडी, तो हमें ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बाहर है, ठीक है ना, हम अकेले लड़ेंगे, हम जीत के आएंगे 3 सीटों में। अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे कि जो गठबंधन है 12 पार्टीज का आसाम में, वहाँ पे भी अब अगर देखेंगे कि लास्ट टाइम कांग्रेस पार्टी ने अपने एक लिस्ट पूरा 14 सीटों का लिस्ट निकाल के दिया है, जिस बातों से बाकी पार्टीज के जो भी लोग हैं उन लोगों ने वो बात बहुत सीरियसली लिया, और उनके बीच में वो जो पहले था वो विश्वास अभी है नहीं। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए था बीजेपी को हराने के लिए, या 11 सीटों में हमने बोल ही दिया, हमारे पार्टी के सुप्रीमो आजमल साहब ने ऑलरेडी बोल दिया था कि हम 3 सीटों में लड़ेंगे और बाकी जो 11 सीट है उसमें आप लोग लड़िए। लेकिन उनका कांग्रेस पार्टी का जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी जैसे होना चाहिए था, जैसे फील्ड में काम करना चाहिए था, ऐसा है नहीं। अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे लास्ट जैसे इन लोगों ने कैंपेनिंग शुरू किया है 1-2 सीटों में, या जहाँ पे गया है, जहाँ पे हमारे एआईएडीएफ का एमएलएज है या एमपीज है, वहाँ पे ही वो लोग घुस रहे हैं कैंपेनिंग के लिए। तो इससे पता चलता है कि इनका स्ट्रेटेजी ऐसा है नहीं, या बीजेपी को हराने के लिए इनका जिस तरीके से काम करना चाहिए था वो है नहीं इनके बीच। हसीना जी, 3 सीटों पर आप लोग दावा कर रहे हैं, धुबरी, करीमगंज और नौगांव से। धुबरी करीमगंज तो हम मान लेते हैं आसान जीत है, लेकिन नौगांव तो कहीं ना कहीं चुनौती है, क्योंकि भाजपा का एक गढ़ रहा है नौगांव। देखिए, फिलहाल नौगांव में भी हमारे माइनॉरिटीज़ वोट बहुत ज़्यादा है, और ऑलरेडी हमारे एमएलए भी है वहाँ पे, ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कैंपेनिंग हो रहा है। कल भी बहुत बड़ा एक मीटिंग है वहाँ पे, ऑलरेडी वर्कर्स मीटिंग हो ही गया हमारा, कल बहुत बड़ा एक पब्लिक मीटिंग है वहाँ पे नौगांव में। तो हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि फील्ड पे हम हैं, कांग्रेस लोग ये जो गठबंधन है, इनका जो भी बात आप देखेंगे मीडिया
मीडिया में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन फील्ड में उसका इतना ठीक नहीं है। लेकिन हमारा फील्ड पे बहुत अच्छा है और हमारा आस्था और विश्वास है कि लोग हमें बहुत ज़्यादा वोट देके इस बार जिता देंगे 3 सीटों में। जी हसीना जी, माइनॉरिटी वोट्स की बात करिए। प्रमोद स्वामी जी, लोकसभा की ऐसी 5 सीटें हैं, धुबरी, बरपेटा, नौगांव, कलियाबर जो अब काजीरंगा हो चुकी है, करीमगंज और सिलचर जहां मुस्लिम जो वोटर है वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में जो हाल फिलहाल में कहा गया कि मियाँ मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए अगले 10 साल तक, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हाँ, हमारा इस मामले में हमारी रणनीति बिल्कुल क्लियर है। जब मुख्यमंत्री ने कहा कि हमको वोट नहीं चाहिए, तो उसका मतलब ये था कि उनको पता है कि ये वोट हमको मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी जो डेवलपमेंट का काम जो है वो हम वहाँ कर रहे हैं और शिक्षा का काम कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो बेनिफिशियरी स्कीम है वो वहाँ हम लोग दे रहे हैं। तो जब उन लोगों को समझ में आएगा कि बाकी जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस और एआईडीएफ, ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की राजनीति करती है, तो जब वो समझेंगे तो फिर वोट देंगे। क्योंकि उनको इस तरह से इतने दिनों से समझाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, ये है, वो है, तो वो थोड़ा सा संकित है, वो अभी वोट नहीं देते, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हसीना जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस और एआईडीएफ ये एक ही जगह में आपस में लड़ रहे हैं। वो इसलिए लड़ रहे हैं कि इनको पता है कि दोनों का जो वोट बैंक है वो ये माइनॉरिटी वोट बैंक के ऊपर में कांग्रेस और एआईडीएफ दोनों निर्भर है। आप देखिए, जो अन्य जो इलाके हैं वहां कांग्रेस को वो वोट नहीं मिल रहा जो एक समय कांग्रेस को मिलता था। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस के नेताओं के जो बयान हैं वो इस तरह से, वो हमेशा सनातन विरोधी बयान वो लोग देते आ रहे हैं। जैसे कि अभी खड़गे जी ने एक बयान दिया कि अगर मोदी आएगा तो सनातन मजबूत होगा। उदय जो ये मरान साहब है जो डीएमके के, उन्होंने एक बयान दिया और उसमें सनातन की तुलना उन्होंने कोरोना, डेंगू, मच्छर इस तरह से कर दी। तो इस तरह की जो बयानबाजी है, इसके पहले सलमान खुर्शीद ने बयान दिया और हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों से की। तो इस तरह की बयानबाजी से और राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाए, राम को काल्पनिक कहा, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कांग्रेस पार्टी ने बदल दिया। तो ये इनकी जो हिंदू विरोधी मानसिकता है, आज तक भी अयोध्या में दर्शन करने के लिए कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता नहीं गया रामलला के दर्शन करने के लिए। ठीक है प्रमोद जी, बात हेमंत बिस्व शर्मा जी बार बार कहते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, इनको पता है कि इनको बाकी जगह वोट मिलना नहीं है, तो ये वोट बैंक की लड़ाई जो कांग्रेस और एआईडीएफ के बीच में है, ये माइनॉरिटी पॉकेट्स में ही इनकी ये लड़ाई है। और ये निश्चित रूप से जब ये आपस में लड़ेंगे तो उसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मैं आज भी इस बात को मानता हूँ कि ये टैक्टफुली जो है, कहीं ना कहीं लास्ट में जाके टैक्टफुली अलायंस करेंगे। कभी ये छुप के प्रेम करते हैं, कभी खुल्लम खुल्ला प्रेम करते हैं, बस इतना ही अंतर है। ठीक है प्रमोद जी, हैप्पी गोगोई जी का मैं जान लूँ कि वो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हसीना जी ने जो कहा और प्रमोद स्वामी जी ने जो कहा, आपका क्या रिएक्शन होगा उस पर? देखिए, हम लोगों का जो 15 अलायंस में दल है, उनमें ऑब्वियसली सारे दल आ गए एक्सेप्ट बीजेपी को छोड़ के, और रह गया एआईयूडीएफ। अब एआईयूडीएफ भी ऑब्वियसली हमारे साथ आ सकते थे, लेकिन क्यों नहीं आया और कांग्रेस ने क्यों नहीं लिया? क्योंकि एआईयूडीएफ का ये जो हैबिट है, पीठ पीछे छुरा भोंकना, ये एआईयूडीएफ का पहले से ही उनका प्लान है और ये इन लोग का स्वभाव है। तो इन लोगों को आप विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग दिन को मीटिंग करेंगे और रात को ये आपके लिए मैं बोल सकती हूँ। तो बद्रुद्दीन साहब कुछ अलग बोल देते हैं जिसमें हेमंत बिस्व शर्मा कोई एक्शंस नहीं लेता, लेकिन हमारे नेता ने कुछ बोल दिया तो उसके ऊपर एक्शंस लेंगे। तो उनका जो खिचड़ी पक रहा है, रात को जो खिचड़ी पकता है, दिन में जब उसके बाद से वो निकाल देते हैं, बाइट देते हैं, सब पता चल जाता है। तो ये जो दो खेल जो होता है, 2 दफा वाला खेल, ये खेल एआईडीएफ को या कांग्रेस को समझ में आ गया है। तो दे आर एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड विद एआईडीएफ। और बाकी जो सलाह आई थिंक एआईडीएफ को देना नहीं चाहिए, बिकॉज कांग्रेस नो हाउ टू वर्क, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। रहे जो हम लोग का मेन मुद्दा इस बार होगा, जो 2024 में जो इलेक्शंस के लिए मुद्दा यही होगा कि एक्चुअली जनता खुश है कि नहीं है, क्या सही मायने में, सॉरी
चुनावी मुद्दे क्या हैं फिर? चुनावी मुद्दे वही बोल रही हूँ, क्या एक्चुअली में आप लोग का यहाँ पे जो जैसे असम के लिए भी अगर हम लोग बोले एक्चुअली में डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या एक्चुअली में लोगों को मिल रहा है, क्या एक्चुअली अगर डेवलपमेंट हो रहा है, अगर अच्छी हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्राइम रेट आपका असम में है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट। रेप्स अभी असम में इतना सारा बढ़ गया, चेन स्नैचिंग, मर्डर सबसे ज़्यादा ये असम में होगा, ये जो पहले कभी भी नहीं होता था सबसे पहले हो गया। प्लस जो मैंने आपको जो बोला 1,40,00,000 लोन जो है, ये लोन कैसे चुकाएंगे? जो अगला सरकार भी अगर उनके लिए भी काफ़ी टफ होगा, क्योंकि उससे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, जरूर उधार में आपका ब्रिज के ऊपर ब्रिज बहुत बन रहा है। ब्रिज बनने से अगर आपका फ्लड रुक जाता, ब्रिज बनने से लोगों का पेट भर जाता, ब्रिज बनने से आप लोगों के लिए आरामदायक होता। पेट्रोल नहीं बढ़ जाना चाहिए, 14 टोल गेट्स बन गए, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस बढ़ गया आप लोगों का, पेट्रोल, डीजल, गैस, मिल्क, सीएनजी, खाने पे भी सब पे जीएसटी लगा दिया। आदमी जिंदा कैसे रहेगा? अगर आदमी जो पहले 400 रुपया जो हम लोग का गैस सिलेंडर बढ़ गया था, तो क्या हुआ था? सिलेंडर माला लेके स्मृति ईरानी जी रास्ते पे आ गए थे, धरना कर लिया। अभी वही गैस सिलेंडर भी हो गया 1200 रुपए। तो एक बात बताइए, जो अगर बीजेपी इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सब कम होना चाहिए था। तो ये सब चेन स्नैचिंग, ये मर्डर, ये जो क्राइम रेट, ये सब चोरी चकेरी, ये सब नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? ऑब्वियसली बहुत डेवलपमेंट दिख रहा है लोगों को। रिएक्शन देना चाह रही है हसीना अहमद जी। हाँ, आपका भी मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेती हूँ, उसके बाद सीधे आपके पास आती हूँ। तो बनते बिगड़ते समीकरण और उसी के बीच होगा लोकसभा चुनाव 2024 में। हसीना जी कुछ कह रही थी, रिएक्शन दे रही थी। हैप्पी गोगोई ने काफ़ी कुछ बातें कही जो आपस में कांग्रेस और एआईडीएफ के संबंधों को लेकर भी। हसीना जी क्या कहेंगे? जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो सीएम साहब ने बोला था कि मियाँ वोट नहीं चाहिए, हम ये बोल सकते हैं कि मियाँ का वोट आपको मिलेगा भी नहीं। और जो हैप्पी गोगोई ने जिस तरीके से बोला कि कांग्रेस पार्टी ने एआईडीएफ को नहीं लेंगे, उस हिसाब से हम बोल सकते हैं जब कांग्रेस सरकार थे तब मुस्लिम लोगों के लिए क्या किया है, ठीक है ना? तो मुस्लिम वोट मिलेगा ही नहीं कांग्रेस को। इसलिए ये लोग मुझे बोलने दीजिए पहले कि इसलिए मुस्लिम वोट मिलेगा नहीं, दोनों साथ में इतना जरूर किया कांग्रेस सरकार ने कि वोट नहीं मिलेगा, इसलिए एआईडीएफ को अलग करके रखा है। आपको पूरा समय मिलेगा। आप बोलने दीजिए पहले कि मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिलेगा नहीं, इसलिए जब कांग्रेस सरकार एक साथ बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। जी हसीना जी पहले बोलेंगे। आप मुझे बोलने दीजिए पहले कि कांग्रेस सरकार जब थे तब मुस्लिम लोगों के लिए क्या किया, मतलब ना शिक्षा के ऊपर कुछ काम किया, ना हेल्थ सेक्टर पे काम किया। आप अगर देखेंगे पहले जब कांग्रेस सरकार थे, आप हिसाब लीजिए उस टाइम पे मुस्लिम लोगों के लिए कुछ काम किया नहीं। क्या दिया है अगर मुस्लिम नहीं लोगों किया को? होता ना तो मुस्लिम लोग यहाँ पे रह नहीं पाते। क्या दिया है? भगाया दिया होता अभी तक। आप देख लीजिए डिटेंशन सेंटर, नेली मसाक्रे, आप देखेंगे बीटीएडी का जो मर्डर हुआ था, ये सब कांग्रेस के टाइम पे ही हुआ था। इसलिए मुस्लिम लोगों ने डिसाइड किया है कि वोट बीजेपी को तो मिलेगा ही नहीं, कांग्रेस को भी नहीं मिलेगा। इसलिए एआईडीएफ को इन लोगों ने अलग करके रखा है, क्योंकि इनको पता है कि मुस्लिम वोट इनको नहीं मिलने वाला है कांग्रेस को। इसलिए क्योंकि मुस्लिम वोट जितने भी हैं एआईडीएफ को ही सपोर्ट करते हैं लोगों ने। और कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम लोगों को इतना हैरेसमेंट किया था। अब डिटेंशन सेंटर किसका ये है? ये सब कांग्रेस का ही अवदान है। आप देखिए डी वोटर का जो भी इश्यूज आया था, एनआरसी का जो भी इश्यूज आया था, ये तरुण गोगोई जी जब थे उस टाइम पे ही ये सब इश्यूज एराइज किया था। अब जो रिवर आइलैंड एरियाज के जो लोग हैं, इनका लैंड का जो भी इश्यूज है अभी तक सब किसके टाइम पे हुआ था? ये तरुण गोगोई जब थे उस टाइम पे ही हुआ था। अभी तक तरुण गोगोई जी ने अगर कांग्रेस के दिन में ये सब सॉल्व करते तो बीजेपी ने ये चांस नहीं लेते। इसलिए मैं हैप्पी गोगोई जी को बोलना चाहती हूँ कि बीजेपी हमें सामने से अटैक करते हैं, ठीक है ना, और कांग्रेस पीछे से करता है। सामने से जो करता है ना वो एनिमीज इतना वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, क्योंकि हमें मालूम है। लेकिन कांग्रेस को हमें डर है कि ये पीछे से अटैक करता है। इसलिए हम भी हमारे पार्टी के सुप्रीमो भी बोल दिया कि हम कांग्रेस के जो गठबंधन है उसमें नहीं जाएंगे, हम अपने आप से अकेले ही लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे और तीनों सीटों में हम जीतेंगे, क्योंकि हमारा फील्ड वर्क है। कांग्रेस का फील्ड में ठीक है हसीना जी, नहीं है, फील्ड में कोई काम नहीं करते। हम ठीक है हसीना जी, 3 ही सीटों में लड़ेंगे और 3 सीटों हसीना में जी ठीक है। प्रमोद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी बात ले लेते हैं।
इसके पहले जो चर्चा हुई थी उसमें डेवलपमेंट की बात उठी थी। तो 26 जो नेशनल हाईवे जो प्रोजेक्ट है उस पे अभी हाल ही में 17,500 करोड़ जो है 26 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का अभी फाउंडेशन जो है वो गडकरी जी ने अभी हाल ही में रखा था। और 13 फाइनेंस कमीशन में यूपीए की सरकार ने 87,000 दिए थे और 14 फाइनेंस कमीशन में एनडीए सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए 3,13,375 करोड़ रुपए अलॉट किए। और इन्होंने प्राइस राइज की बात कही तो मैं कहना चाहूंगा कर्नाटक में इनकी सरकार है कांग्रेस की, वहां पेट्रोल की कीमत 117 रुपये है और आसाम में पेट्रोल की कीमत 98 रुपीज है। जयपुर में इनकी सरकार है जहां पेट्रोल की कीमत जो है वो 108 रुपये है और आसाम में 98 रुपीज है। तो पहले ये अपने जो स्टेट में इनकी सरकार है वहाँ क्या मूल्य वर्दी है इसको आप हम तो अभी हम तो जाएंगे नहीं, अभी कर्नाटक में रहते ठीक है, हैं। ठीक है, हैप्पी जी आपका रिएक्शन रहेगा। हम तो असम की बात करते हैं। प्रमोद जी को सुन लेते हैं, प्रमोद जी को सुन लेते हैं उसके बाद। आसाम की बात कर रहा हूँ, मैं आसाम की बात कर रहा हूँ। आसाम में 98 रुपीज पेट्रोल का दाम है, कर्नाटक में 117 रुपया है। जयपुर में पेट्रोल की कीमत जो है जयपुर में 108 रुपए है, आसाम में जो है वो 98 रुपीज है। तो मैं आसाम की बात कर रहा हूँ। एक समय में जब यूपीए की सरकार थी तो आसाम में 9 एयरपोर्ट थे जो आज बढ़ के 16 एयरपोर्ट हो चुके हैं। तो ये यूपीए की सरकार के समय में नेशनल हाईवे 0.6 किलोमीटर पर डे बनता था, आज 1.5 किलोमीटर पर डे का निर्माण हो रहा है। तो डेवलपमेंट की तो बहुत डाटा है, जितना चाहे हम दे सकते हैं। लेकिन मैन मुद्दा जो इन्होंने उठाया, जब मैंने जो लीडर की क्रेडिबिलिटी की बात की तो इन्होंने बड़ी चतुराई से उस बात को हेमंत बिस्वा शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल जी से जोड़ दिया। अरे ये हमारे पार्टी का मामला है, हम किसको मुख्यमंत्री बनाए, किसको केंद्र मंत्री बनाए, ये एक पार्टी की रणनीति होती है, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है। ठीक है, नहीं आप बताइए कि आपके लीडर की क्या क्रेडिबिलिटी है? आपका लीडर अपनी विधानसभा में अपनी सीट नहीं जीत पा रहा है, अपनी विधानसभा की सीट आपका लीडर नहीं जीत पा रहा है। आपके जो नेता है वो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अब क्या पता आज प्रवक्ता के रूप में कांग्रेस बैठी हुई है और कल हम लोग को सुनने को मिले कि भारतीय जनता पार्टी प्रमोद जी शायद भूल गए अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ है अभी मध्य प्रदेश में, जो कितने नेता बीजेपी के कांग्रेस में आके जुड़ गए, प्रमोद जी शायद भूल गए हैं वो, और वो आंकड़ा अगर देंगे तो आई थिंक पूरा रात बीत जाएगा। सेकेंडली मैं यही बोलना चाहती हूँ, उन्नति रास्ते बनने से उन्नति नहीं होता। आम आदमी को जो जिंदा रहने के लिए अगर हम लोग निकल जाते हैं, निकलने के लिए जो हमें चावल से लेके डीजल, पेट्रोल से डीजल वो कंपेयर कर रहे हैं 98 दिल्ली के हिसाब से, दिल्ली के साथ कंपेयर करके बोलिए, दिल्ली छोड़िए मेघालय के साथ अभी नेबरिंग जो स्टेट है मेघालय के साथ कंपेयर करके सारी चीजों में इवन जितना छोटा इस तरह के आरोप लगाएंगे तो एक दूसरे पे आरोप लगाते रहेंगे, बोलना पड़ेगा। तो ये क्या अभी रास्ता होने से डेवलपमेंट हो गया क्या? आम आदमी आपका एक बैग लेके नहीं जा सकता। ठीक है प्रमोद जी और हैप्पी जी, मैं जरा रुक कर लूं, हमारे पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, अर्जुन निराला जी। अर्जुन जी, जिस तरह के यहाँ विकास के दावे भी हो रहे हैं और साथ में कांग्रेस की जो प्रवक्ता है वो भी जो कह रही है, आप किस तरह सहमति रखते हैं उन बातों से, और क्या लगता है इस बार कौन सा चुनावी जो मुद्दा है वो हावी रहने वाला इस बार के चुनाव में? देखिए, ऐसा है कि आप लोग जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं असम में, बीजेपी ने जिस तरह की ग्रो की है असम में, या पूर्वोत्तर की बात करें, मिजोरम को छोड़ दें तो पूरे पूर्वोत्तर में बीजेपी हर सरकार में शामिल है। त्रिपुरा में उनकी सरकार है, अरुणाचल में उनकी सरकार है, असम में उनकी सरकार है। मैं ये कह रहा हूं कि जो मुख्य दल हैं असम के अंदर, खासतौर से मैं असम की बात करूं, कि आप ये देखिए विपक्ष जो दल है उनका जो वोट परसेंट गिरा है, उनकी सीटों की जो बढ़ोतरी हुई है, एनडीए और यूपीए की आप तुलना करें, मैं ये कहता हूं कि जब हम समग्र में बात करते हैं तो हम लोग ये नहीं कि कौन जाति किसको वोट दे रहा है। आप ये देखिए कि 2014, मेरे पास आंकड़े पूरे हैं, मैं असम और पूरे पूर्वोत्तर को लेकर के, क्या पूरे नॉर्थ ईस्ट को लेकर काम कर रहा हूं, मेरे पास आंकड़े हैं कि किस तरह से एआईडीएफ के जो अध्यक्ष हैं उनके वोट परसेंट गिरा है। आप सोचिए कि वो 42 में आ गए हैं, 42%, और इसी तरह से कांग्रेस के भी वोट परसेंट गिरे। जब तक बीजेपी को हराना
एक मकसद हो सकता है, लेकिन बीजेपी के जो मुद्दे हैं या जो उनके काट हैं, उनका जो नेतृत्व है, जिस तरह से आप एक चीज जी कि देश में मोदी के चेहरे पे लड़ेंगे वो लोग, लेकिन असम में कांग्रेस का या किसी विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है। किस चेहरे पे लड़ना चाहते हैं, पहले ये तो तय कीजिए। जब जी। तक आपके पास चेहरा ही नहीं है। दूसरी बात, आप पूरा एक देखिए, अभी बीजेपी वाले कह रहे थे स्वामी जी कि 17,500 करोड़ का नितिन गडकरी जी कह के गए हैं। अभी कुछ देर पहले हैप्पी जी कह रही थी कि जोरहाट से लेकर डिब्रूगढ़ तक का जो सड़क है, उसको लेकर के भी इस पर बात हुई है। एलिवेटेड सड़क बन रहा है काजीरंगा के अंदर। अब लोग जो है ना, वो किसी बात पे नहीं आने वाले। आप ये बात जान लीजिए, पूरे देश में ये स्थिति है। चाहे वो पंजाब देख लीजिए, पंजाब के विधानसभा देखिए आपने किस तरह से वहां पे पलटी मारी है। वहां अकाली दल और कांग्रेस को हराना कोई आसान काम था क्या? अकाली दल कब से वहां थी पंजाब के अंदर। किस तरह से रणनीति बदल रही है, लोगों की जो सोच है वो बदल रही है। अगर इस हिसाब से राजनीतिक पार्टियां नहीं बदली तो अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर में बड़ा परिवर्तन हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। और मैं सबसे बड़ी कांग्रेस को कहता हूं कि आपके प्रधानमंत्री थे, गुवाहाटी से सांसद थे, कांग्रेस के सांसद। आज बीजेपी वाले चिल्ला के कहते हैं कि हम हमारे प्रधानमंत्री 60 बार गए पूर्वोत्तर, आपके कितनी बार गए? ये सवाल है ना, ये सामने है। ये सवाल जब लोगों के सामने आते हैं, पढ़े लिखे लोगों के बीच में आते हैं, जब देखता है कि एयरपोर्ट से लेकर के जालूकबाड़ी तक या जालूकबाड़ी से आगे तक जो फ्लाईओवर बना है, किस तरह से नॉर्थ ईस्ट के अंदर युवाओं को लेकर के आर्म फोर्स और दूसरे बेहतरीन काम हो रहे हैं, इसको नजरअंदाज तो नहीं कर सकता। मैं दूर जरूर बैठा हूं, लेकिन 24 घंटे मेरी जो आत्मा है वो असम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में रहती है। और मैं जो कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं कि ताकि जो दूसरे दल हैं वो उसको देख सके कि आखिर इन चीजों को हम क्यों नहीं कर पाए। आखिर मनमोहन सिंह असम क्यों नहीं गए, पूर्वोत्तर क्यों नहीं आए, इसका किसी के पास जवाब नहीं है कांग्रेस के पास। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं, विकास सबसे बड़ी चीज है जी, ये बात मान के चलिएगा। डेवलपमेंट, लोगों के हाथ में रोजगार, सड़क बनेगी तो विकास आएगा। मैं सिर्फ एक बात इस बात के साथ में जोड़ देता हूँ। जो नुमलीगढ़ रिफाइनरी जो है आसाम, इसका जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट पे भी 22,594 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र सरकार ने इन्वेस्ट किए हैं। और उससे क्या होता है, उसकी कैपेसिटी जो है वो 3 मेट्रिक टन जो है, उससे बढ़ के 9 मेट्रिक टन उसकी जो कैपेसिटी है उसकी बढ़ जाएगी। तो ये बदलाव जो है उस पे करीब 22,500 करोड़ रुपए खर्चे हुए। तो ये डेवलपमेंट की कहानी की तो गाथा, अगर आप समय देंगी तो खाली डेवलपमेंट के ऊपर ही हम जी प्रमोद स्वामी जी, समय बहुत कम है जी, वही कमी है हमारे पास। और सिर्फ एक बात पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि जब मनमोहन सिंह यहाँ से जब रिप्रेजेंट करके देश के प्रधानमंत्री थे, तो आसाम को जो ऑयल की रॉयल्टी मिलने वाली थी, उस ऑयल रॉयल्टी को उन्होंने रोक दिया। उन्होंने रोक दिया कि गुजरात भी उस टाइम में ऑयल रॉयल्टी की डिमांड कर रहा था, तो उनको लगा कि आसाम को देंगे तो गुजरात को भी देना पड़ेगा। और मोदी जी उसके बाद में कोर्ट में, गुजरात सरकार कोर्ट में गई, और कोर्ट में जाने के बाद में वो कोर्ट पे वो जीते। और उसके बाद में जब गुजरात सरकार को ऑयल रॉयल्टी मिलने लगी, तो मजबूरी में फिर आसाम सरकार को भी इनको ऑयल रॉयल्टी देनी पड़ी। ठीक है प्रमोद जी, एक छोटा सा रिएक्शन में ले लूं। आसाम का रिप्रेजेंट कर रहा था, वो आसाम की ऑयल रॉयल्टी उसको नहीं दे पा रहा था। प्रमोद जी, समय हमारा समाप्त हो चुका है जी। प्रमोद जी, एक छोटा सा रिएक्शन हैप्पी गोगोई से मैं ले लूं, एक लाइन में सिर्फ कहिए क्योंकि समय हमारा समाप्त हो चुका है। एक ही लाइन में बोलना चाहती हूँ, जो अभी रिसेंटली कांग्रेस से आपका बीजेपी में ज्वाइन किया, उनके लिए एक ही मतलब डायलॉग है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाकी वो समझ जाएंगे, समझने वाले। सेकेंडली, अगर सच्ची में डेवलपमेंट हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है, तो क्या बात है, सराहनीय है, हम लोग जरूर ताली बजाएंगे, हम लोग बोलेंगे बहुत बढ़िया है। लेकिन 10 साल में ही लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो जाए, जो 70 साल कांग्रेस ने अभी लिया है, और 70 साल के बाद अभी कांग्रेस को सीख मिली है, चलो हमने कुछ गलती किया, हमें सीख मिला है। लेकिन जो बीजेपी 10 साल में जो हम लोगों को अभी इतना फ्रस्ट्रेशन कर दिया, आम आदमी को रोजगार के लिए कोई रोजगार नहीं है, आप लोग नए यूथ के लिए कुछ भी नहीं है, तो जो फ्रस्ट्रेशन है वो फ्रस्ट्रेशन लोगों को दिख रहा है। एंड आई थिंक लोग इस बार जवाब देंगे, और बाकी जो आपको ठीक है हैप्पी जी
जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का। शो का समय हमारा समाप्त हो चुका है। तो लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति गर्मा चुकी है। हर राजनीतिक पार्टी चुनावी नैया पार करने के लिए वादों और दावों के साथ लोगों तक पहुँच बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसकी कोशिशें रंग लाती है, कौन धराशायी होता है, वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।